Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 6 of your chapter number 1, that is the rise of nationalism in Europe. And before starting this part, I want to give you a disclaimer that अगर आपने previous part watch नहीं करे तो पहले जाकर के आप previous part को देखिए. Okay. Now our topic is a new conservatism after 1815. 1815 के बाद जो है एक वर्ड आया, एक चीज़ आई जो थी कंजर्वेटिज़म. तो व्हाट वाज कंजर्वेटिज़म, तो यहाँ पे मीनिंग आपको दिया हुआ है, आप इसको भी लिख सकते हो. कंजर्वेटिज्म इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज. मतलब बेसिकली बात करें, अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को संभाल के सहज के रखना, ठीक है, उसको फॉलो करना, चीज़ों को एकदम बदलना नहीं, एकदम छोड़ना नहीं, ठीक है. तो उसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म. कहते हैं नहीं कभी कभी कितने कंजर्वेटिव हो तुम, किस टाइप के पर्सन हो, हम किसी को बोल देते हैं दैट हाउ कंजर्वेटिव यू आर, बिकॉज वो चीज़ों को संभाल के रखना चाहते हैं. फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, नेपोलियन को हरा दिया गया था 1815 में. तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स वाज ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. तो यूरोपियन गवर्नमेंट के अंदर अभी एक चीज़ चल पड़ी थी, जो स्पिरिट थी कंजर्वेटिज्म की, वो उसको बहुत ज़्यादा मानने लगे थे. कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हिरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व. यानी जो भी पुरानी चीज़ें, चाहे वो मोनार्कियल गवर्नमेंट है, चर्च है, सोशल हिरार्की आ रही है जो कि भाई ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, या इसके पास प्रॉपर्टी है तो इसका ये राइट मिलना चाहिए, इसकी फैमिली ये इस फैमिली से बिलोंग करता है तो इसको ये बेनिफिट देना चाहिए. तो उनका कहना था इन सब चीज़ों को रखो मेंटेन, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो. मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज. तो जो बहुत से कंजर्वेटिव थे, उनका पर्पस ये नहीं था कि सोसाइटी को जो रेवोल्यूशन से पहले वाले दिन है वहाँ ले जाया जाए, क्योंकि वो चेंज चाहते थे. रेवोल्यूशन इसलिए करा था. रैदर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की. उन्होंने कहा कि जैसे कि नेपोलियन ने एक इनिशिएट लिया था, इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ करा. नेपोलियन चेंजेस लेके आए थे कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो है हम थोड़े स्ट्रेंथ हो जाएंगे, हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है वो थोड़े स्ट्रेंथन हो जाएंगे. जैसे कि मोनार्की है, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. इससे क्या होगा, जो स्टेट की पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव हो जाएगी. और मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की हमें ज़रूरत है. डायनेमिक इकनॉमी की भी हमें ज़रूरत है. एबोल्यूशन होना चाहिए फ्यूडलिज्म का, यानी कि जागीरदारी सिस्टम का, सर्वडम का यानी बंधुआ मजदूरी का ख़त्म होना चाहिए. सारी चीज़ें कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ ऑफ यूरोप. क्यों? क्योंकि इनको ख़त्म करने से जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ हैं यूरोप की, वो क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी. इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर, कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे यूरोपियन पावर, थी कौन सी पावर? वो थी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. ये चार थोड़ा याद रखिएगा. हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, और इन्हीं चारों ने मिलकर डिफीट करा था नेपोलियन को. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लिए कि नेपोलियन को किन चार पावर ने डिफीट करा था. यूरोपियन पावर तो थी, बट कौन कौन सी कंट्रीज थी उसके अंदर. द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर. अच्छा, ये जो चारों कंट्रीज़ थी ये वेना में मिली. वेना इज़ अ प्लेस. तो कांग्रेस इन्हीं टाइप ऑफ मीटिंग होस्ट करी गई. ऑस्ट्रियन चांसलर ने होस्ट करी, जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिच. दी डेलीगेट्स यानी जो कि और बहुत से लोग थे वहाँ पे प्रेजेंट, ड्रू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेना. उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वेना साइन करी, ठीक है. इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप बोल सकते हो ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट इट केम अबाउट इन यूरोप. कि बहुत से उनका ऑब्जेक्ट था कि उन सारे चेंजेस को ख़त्म करेंगे जो कि यूरोप के अंदर आ गए हैं नेपोलियनिक वार्स के टाइम पे. नेपोलियन ने जो इंट्रोड्यूस कर दिए थे, हम उसको ख़त्म कर देंगे. द बर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर. अच्छा, बर्बन डायनेस्टी जो खत्म कर दी गई थी उसको वापस से हम रिस्टोर कर लेंगे. एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. ठीक है. तो रेवोल्यूशन के बाद मतलब जो बर्बन डायनेस्टी थी उसे भी रिस्टोर करेंगे. जो पावर्स फ्रांस से छिन गई थी नेपोलियन की वजह से, ठीक है, जो नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था, आप कुछ भी कह सकते हो, वो सारी भी वापस ली जाएंगी. अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस. फ्रांस की बाउंड्री पे बहुत से स्टेट्स बनाए जाएंगे जिससे फ्रेंच एक्सपेंशन ना हो सके फ्यूचर के अंदर. फ्रेंच जितना उतना रहे. दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम.
तो जो नीदरलैंड का किंगडम था, राजपाट था, जिसके अंदर बेल्जियम था, वो सेटअप करा गया नॉर्थ में, एंड जिनोआ वॉज एडेड टू पीडोमेंट इन द साउथ, और जिनोआ को कहाँ ऐड कर दिया गया, साउथ में। प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंस, न्यू टेरिटरीज, तो प्रूशिया को बहुत सी नई नई टेरिटरीज दे दी गई वेस्टर्न फ्रंटायर्स में, और ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया गया, कंट्रोल नॉर्दर्न इटली का। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, पर जो जर्मन जो स्टेट्स थे उनको बिल्कुल जो कि सेटअप करे थे नेपोलियन ने, उनको भी ऐसे ही छोड़ दिया गया है, अनटच्ड, कुछ नहीं करा गया। और ईस्ट में रशिया को जो है गिवन मतलब पार्ट दिया गया पोलैंड का, प्रूशिया को दिया गया पोर्शन ऑफ सैक्सनी। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज। इस सब का मतलब क्या था, ये सब क्यों करा जा रहा था बंटवारा, क्योंकि मोनार्की को वापस लेके आना था, दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो कि नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दी थी, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर भी यूरोप में उनको लेके आना था कि भाई पुरानी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, चेंज नहीं करने। कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप करी गई, टीम सेटअप करी गई जो कि बिल्कुल ऑटोक्रेटिक थी, यानी टॉप क्लास थे, लोअर क्लास का कोई मतलब ही नहीं था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, और वो बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी उनकी कोई आलोचना नहीं करे, उनकी कोई बुराई नहीं करे। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वो सारी एक्टिविटी भी उन्होंने रोक दी जिससे की वजह से उनके ऊपर क्वेश्चन उठता था कि भाई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट सही है, गलत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो सब चीज़ें उन्होंने क्या कर दी, कब कर दी। मोस्ट ऑफ दैम इम्पोज्ड सेंसरशिप, बहुत सी जगह तो भाई सेंसर लगा दिया गया, लॉ ऑफ कंट्रोल एक तरीके से हो गया, कोई भी न्यूज़पेपर, बुक, प्ले या सॉन्ग कुछ गलत उनके बारे में नहीं दिखाया जा सकता था, नहीं छापा जा सकता था। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ सॉन्ग्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, और जो लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया था उससे लिबरेट करा गया। सो यू कैन सी द पिक्चर हेयर, एक टेबल पे बहुत ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कुछ टाइप ऑफ मीटिंग लग रही है। द क्लब ऑफ थिंकर्स, एक थिंकर्स का क्लब है। एनोनिमस कैरिकेचर डेटिंग कब बनाया गया, 1820 में। द प्लेग ऑन द लेफ्ट बियर्स द इंस्क्रिप्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेज मीटिंग, ठीक है, तो सब मीटिंग चल रही है। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। तो क्या हुआ, जो मेमोरी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो कुछ नहीं थी, वो कंटिन्यू कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी लिबरल को, वो याद कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग कितनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और इस चीज़ की बात आलोचना ही कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों नहीं, कोई क्यों नहीं बोल सकता, कोई क्यों नहीं छाप सकता, कोई क्यों नहीं लिख सकता। तो जितने भी आप कह सकते हो कि क्रांतिकारी थे या लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ की अपनी आवाज़ उठाई। नाउ द रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी जो रेवोल्यूशनरीज थे, तो ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। क्या हुआ, क्योंकि सबको लग रहा था कि दबाया जा रहा है, तो बहुत से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, वो भाई अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए। बहुत सी सोसाइटी सीक्रेटली बनाई गई यूरोपियन स्टेट में कि रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करा जा सके और अपना आइडिया जो है वो स्प्रेड करा जा सके। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म। अगर इस टाइम पे कोई रेवोल्यूशनरी हो रहा है, क्रांतिकारी हो रही है, यानी वो सीधे किस चीज़ को अपोज कर रहा है, किस चीज़ के खिलाफ जा रहा है, मोनार्कियल गवर्नमेंट के, मोनार्कियल फॉर्म के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि स्टैब्लिश्ड हुई थी वियना कांग्रेस के आफ्टर में, और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना चाह रहा है। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अच्छा, जो बहुत से रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये भी देखा कि जो नेशन स्टेट है वो ज़रूरी है। अगर आप फ्रीडम की बात कर रहे हो, स्ट्रगल की बात कर रहे हो, तो आपको नेशन स्टेट अलग अलग होने चाहिए। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी, एक रेवोल्यूशनरी थी जो को बहुत फेमस है, इनका नाम आप याद रखिएगा, ये हैं जिसेपी मैज़ीनी, जो कि बॉर्न हुए थे जिनोआ में 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, वो भी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए कार्बोनरी में। और यंग मैन थे वो सिर्फ 24 ईयर्स के। ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल, उनको आप कह सकते हो जेल में बंद कर दिया गया इन 1831 फॉर अटैम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिग्यूरिया, क्योंकि उन्होंने एक रेवोल्यूशन करा था, क्रांति करी थी लिग्यूरिया में। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटी, उसने बाद में 2 और सोसाइटी बनाई। याद रखिएगा जेसीपी मैज़ीनी कौन कौन सी सोसाइटीज़ बनाई, वो थी यंग इटली इन मार्सलिस एंड देन यंग यूरोप इन बर्नी। यंग इटली बनाई पहले मार्सलिस में, उसके बाद यंग यूरोप बनाया बर्नी में। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन। अब इन सोसाइटीज़ के अंदर जो यंग पीपल थे वो थे जो कि बहुत दिमाग से तेज थे, फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। मैज़ीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटीग्रेटेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो मैज़ीनी का ये सोचना था कि गॉड ने जो ये नेशंस बनाए हैं, इसका मतलब है
ये एक यूनिट्स है मैनकाइंड की, इंसानियत के लिए. सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम. तो इसलिए जो इटली है उसके अंदर छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल पैच वर्क है. इट हैड टू बी फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक. इसको एक पूरा एक कंट्री होनी चाहिए, रिपब्लिक एक होनी चाहिए. विद अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, यानी बहुत से नेशंस को मिलाकर के, जिसे आप कहेंगे एक नेशन बना, टुकड़े नहीं होने चाहिए. द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. तो इसको यूनाइट करना, यूनिफाई करना जो है, ये कह सकते हैं बेस हो सकता है इटालियन को, इटली को लिबर्टी देने का, फ्रीडम देने का. फॉलोइंग इज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी. उसकी सोसाइटीज़ जर्मनी में भी थी, फ्रांस में थी, स्विट्ज़रलैंड में थी और पोलैंड में. मैजिनीज रिलेटनेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड इस विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स. तो जो वो अपोज कर रहा था मोनार्की को, या फिर जो उसका रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो तरीका था, विजन जो था, सोच थी, उससे बहुत से कंजर्वेटिव्स जो थे अभी वो डरने लगे थे कि ये कौन है. मैटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. ये मैटरनिच का ये कहना था कि जो ये लोग हैं वो, यानी जो कंजर्वेटिव्स हैं, वो बहुत बड़े दुश्मन है, ख़तरनाक दुश्मन है सोशल ऑर्डर के. तो यहाँ पे जैसे भी मैजिनी यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो ये शो हो रही है. तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और आज का जो सेशन है इतना ही रखा जाएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में. तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स.